नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों एक टॉपिक जो बड़े हॉट चल रहा है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा हुई थी और उसके बाद इसके कई सारे रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस शो के माध्यम से। और ये जो टॉक शो है ये एक वर्चुअल शो है, मतलब मैं यूएसएन के स्टूडियो में बैठा और आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र ये अपने घर से इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इससे पहले कि मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा से बातचीत शुरू करूं, एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना धर्म और कर्तव्य समझता हूं कि उनके बारे में दो शब्द कहूं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने एमडी के पश्चात मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट में भी डिग्री हासिल की है। उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म भी की है। कई सारे मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स और कमिटीज़ के वो चेयरमैन हैं। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रो चांसलर भी है और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डेंटल साइंसेज कराड़ के ये चीफ एडवाइज़र है टू द चांसलर। अलावा इसके इनके पास कई सारे डिग्रीज हासिल हैं। 75 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स इन्होंने हासिल की है। और जैसे मैं अक्सर अपने शोज़ में कहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं उनके घर में बर्तन कम और अवार्ड्स ज़्यादा होते हैं। और अलावा इसके इन्होंने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया, शिरकत की है और एक प्रख्यात मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है कई सारे इंस्टीट्यूट्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड। और साथ साथ में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि या जिसको वो ऑनर करते हैं वो है इनके पिताश्री श्री गंगा प्रसाद जी मिश्रा जी ने इनके बारे में एक बायोग्राफी लिखी, एक जीवनी लिखी इनकी। ये किसी भी बेटे के लिए एक बहुत सम्मानजनक बात होती है और साथ साथ में ये कई सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मिश्रा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? नहीं, मैंने चक्की से क्या आटा खाना है। मैं तो साहब ऐसा है, जिंदगी भर मैंने कभी मेरा वजन नहीं बढ़ा, इसलिए चक्कियों से मुझे कोई फर्क पड़ा ऐसा लगता ही नहीं। मैं भी बिल्कुल जैसे आपकी रंगत और वैसे मेरा शरीर, जैसे आपकी रंगत इतने दिनों के अंदर में बरकरार है, वैसे मेरी शरीर की यष्टि भी बिल्कुल बरकरार है, इसलिए चक्कियों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन सर आज हम टॉपिक शुरू करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो 1968 में पहली बार फॉर्म किया गया था, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी हमने, थोड़ा सा रिवाइव किया उसको पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट ने 1992 में, और अब 34 साल बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या रिपरकशंस होंगे, खासकर मैं अगर बात करूं कि हायर एजुकेशन को लेकर? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी ये सदैव ही देश की आवश्यकता है जी। एजुकेशन कैसे निर्धारित होगा, उसके लक्ष्य क्या होंगे जी, उसकी व्याख्या क्या होगी, व्याप्ति क्या होगी, समाज के साथ में उसका औचित्य क्या होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व शिक्षा नीति के साथ में हमेशा से ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये कि शिक्षा नीति केवल एक दिन के लिए नहीं होती, उसे केवल तात्कालिक संभावनाओं के साथ नहीं निहारा जा सकता। दीर्घकालीन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता, तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर देने का उत्तरदायित्व शिक्षा नीति के अंतर्गत होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के अंतर्गत लेकर के जाऊं, जरूर जरूर, तो आजाद हिंदुस्तान के देश की शिक्षा नीति सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन के एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिपादित जी जी, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि 1952 के बाद में एडॉप्शन ऑफ द रिपोर्ट के बाद में 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क्रिएशन, यही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। मतलब ये कि निर्धारण की दृष्टि से रेगुलेशन, एजुकेशन के स्वरूप का चित्रण, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत इस सारी व्याख्या और व्याप्ति का निरूपण उस समय से शुरू हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1964 के अंदर में कोठारी कमीशन, 1986 के अंतर्गत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में व्हाइट पेपर ऑन एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद में अगर आप देखें तो एक रिव्यू डॉक्यूमेंट हुआ, उसके बाद ये आज की एजुकेशन पॉलिसी है। पॉलिसीज के मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि शिक्षण की दार्शनिकता ये आदि से लेकर के अनंत तक कदाचित उसका मूल स्वर वही होगा, परंतु सामाजिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ,
अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्किल जनरेशन, मैन पावर प्रोडक्शन, ये सारे संदर्भों की निर्मिति का औचित्य, मुख्य दो चीजें क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, which is expected to be commensurate not only with the contemporary times, लेकिन दीर्घकालीन आवश्यकताओं की भी परिपूर्तता कैसे निर्धारित होगी, ये शिक्षा नीति का सबसे बड़े औचित्य निर्वहन की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए हम ये मान करके नहीं चलते कि हर 5 साल में शिक्षा की नीति बदल जाएगी, और अगर हर 5 साल के अंदर में वो बदलती है तो कदाचित हमने दीर्घगामी चिंतन को निर्धारित करने में कहीं ना कहीं चूक की है। इसलिए ये आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए कि 34 सालों के बाद में आज क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें नई शिक्षा नीति का प्रतिपादन करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1990 के दशक से लेकर आज जब हम 2020 में हैं, जागतिक परिवर्तन हुए हैं। और हम दूर क्यों जाएं, आज कोविड के पैंडेमिक ने ही वर्चुअल एजुकेशन के धरातल को जिस पुख्ता तरीके से प्रतिपादित कर दिया है, ये शायद हमने इसके पहले एजुकेशनल सेटअप के अंतर्गत इस वस्तु स्थिति का निरूपण इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए कदाचित कोविड को लेकर इस डॉक्यूमेंट के अंदर में भी आप देखें तो कोविड जैसे संदर्भ आह्वानों के कारण जो एक परिवर्तन की दिशा निर्धारित होनी चाहिए थी, आज भी शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि उसके पहले बना हुआ ये डॉक्यूमेंट है। तो सामयिकता और दीर्घकालिकता, इन दोनों के बीच के निर्वहन का एक जिम्मेदार दस्तावेज जो है, जो शिक्षा के सारे संदर्भ और औचित्यों का निर्धारण करता है, वो शिक्षा नीति होती है। इससे कालखंड कितना गया ये महत्व का नहीं है। जी सर, समय के साथ बदलना भी एक नेचुरल लॉ है, बदलते हैं हम लोग, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसी क्या खूबियां हैं जो 10+2 कहिए या फिर वो पैटर्न, मैं थोड़ा सा स्कूली पैटर्न की तरफ जा रहा हूँ, स्कूली एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ, जहाँ पर ये 5+3+3+4 को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब 10+2 भी काम कर रहा था। नहीं, देखिए प्रश्न कैसा है, आप एक मान करके चलिए, इसके अंदर में ये कारगर नहीं हुआ इसलिए ये आया, ये धारणा मूल रूप से हमको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसका फेलियर और इस फेलियर के सब्स्टिट्यूशन का प्रारूप नहीं, इस पॉलिसी के अंतर्गत स्टेजिंग ऑफ एजुकेशन को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया है। उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर प्रमुख बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ निश्चित तौर से व्यापक संदर्भों का औचित्यपूर्ण निर्वहन की संभावनाओं का एक सुंदर प्रतिरूप दिख पड़ता है। अब मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत यह कहा गया कि जो प्राइमरी हमारा एजुकेशन है, इसका हम पूरे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 2025 तक हम कर लेंगे। जी, बड़ा टारगेटिंग, योग्य टारगेटिंग है। और इसलिए उस दृष्टि से इसके अंतर्गत ये जो बदल है, जिस यूनिवर्सलाइजेशन की बात नीति के अंतर्गत की गई है, इसलिए उसका रीअलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन ये आवश्यक था। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि फंक्शनल लिटरेसी, जिसको लेकर के मूल शिक्षा के स्वरूप की बात जहां से हमने शुरू की थी, बिल्कुल इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम फंक्शनल लिटरेसी को 2025 तक 100% प्रतिपादित करने की कोशिश करेंगे। केवल इतना ही नहीं, एजुकेशन की इक्विटेबिलिटी और एजुकेशन का इंक्लूसिवनेस जोड़ देकर के शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित करने का प्रयास किया है। और अधिक महत्वपूर्ण, जिस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात शिक्षा संदर्भित संदर्भों से होना चाहिए, पहली बार शिक्षा नीति के अंतर्गत यह मुखरित हुआ है कि 2030 तक हम सारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक पहुंचाने का प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के डायमेंशंस, बोथ चाहे प्राइमरी लेवल का डायमेंशन, सेकेंडरी लेवल का डायमेंशन, हायर एजुकेशन या टर्शियरी लेवल का डायमेंशन आप कहें, इन सारों के निर्धारण का स्वरूप टारगेटिंग के साथ करने का प्रयास किया है। मैं उस मुद्दे पर बाद में आऊंगा कि टारगेट कितने रियलिस्टिक हैं और इनकी संभावनाएं क्या हैं, इन पर मैं निश्चित तौर के ऊपर मैं टिप्पणी, 40 वर्षों का कालखंड मैंने जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत एक कार्यकर्ता की भूमिका में सारे स्तरों पर निभाई है, उस आधार पर जरूर मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पर जिन स्वरूपों और बिंदुओं का निर्धारण नीति के अंतर्गत हुआ है, उसे मैं निश्चित तौर पर लॉफ्टी, आइडियल और सामयिकता के साथ चलने की दृष्टि से एक अच्छा कदम है, मेरी धारणा इस बारे में पहुंचता है। सर, यहाँ एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ कहा गया कि इसका लक्ष्य जो है वो है करीब करीब 2 करोड़ स्कूली चिल्ड्रन जो मेन स्ट्रीम से बिछड़ गए थे, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना एजुकेशन के। और सेकेंडली बोर्ड एग्जाम्स के जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रा डाइल्यूट होते नजर आ रही है इसमें। देखिए प्रश्न कैसा है, किसी एक एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस
उस इंपॉर्टेंस का डाइल्यूशन, ये महत्व का नहीं है। अल्टीमेटली इट इज अ स्टेजिक लर्निंग। जिस लर्निंग के प्रारूप का निर्धारण, जिसे हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूम ऑफ लर्निंग, कॉन्टिन्यूम ऑफ टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप असेंडेंसी के साथ में चलता है। और इसलिए ये कह देना कि इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताइए, जिस दिन हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ये स्वीकार कर लिया कि प्रोफेशनल कोर्सेज एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होंगे, उस दिन क्या 12वीं का महत्व कम नहीं हो गया? 50% 12वीं के स्कोर के अंतर्गत आप बिल्कुल उस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो गए। क्यों? क्योंकि 12वीं के मेरिट के ऊपर में अब आपका प्रवेश निर्धारित नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट के अंतर्गत आपका प्रवेश निर्धारित है। इसलिए स्वाभाविकता विद्यार्थी अपने आने वाले भविष्य के लिए उस पर अधिक ध्यान देगा, उस पर अधिक महत्व देगा। यहां पर केवल वो एलिजिबिलिटी का प्रयास करेगा, एक। और दूसरा, जो हमारी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनका मोड और जो हमारी सर्टिफाइंग परीक्षा है इनका मोड, बुनियादी तौर पर इन दोनों में अंतर है। इन अंतरों के कारण भी प्रेफरेंस और प्रिडिलेक्शन अपने आप तय हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है कि 12वीं का महत्व कम हो गया या 10वीं का महत्व कम हो गया। महत्व का ये है कि एजुकेशनल अलाइनमेंट के कॉन्टिन्यूम के अंतर्गत उन्होंने इन सारे बिंदुओं को असेंडेंसी के साथ में जोड़ने का प्रयास किया है, जो शैक्षणिक संदर्भ और शैक्षणिक प्रक्रिया की दृष्टि से मेरी जानकारी और मेरे अध्ययन के मुताबिक स्तुत्य है, योग्य है और योग्य दिशा का निर्देश करता है। जी, हम बात मानते हैं सर कि कोर एसेंशियल्स पर फोकस करने के साथ साथ उसके इनहेरेंट टैलेंट्स या स्किल को भी परखा जाएगा इस माध्यम से। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हुए जब ये कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसमें ये देखा गया है कि एक सैट यानी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट के रूप से उनको जांचा जाएगा और फिर उनको कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे। लेकिन फिर से कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस जो है उसका यूनिवर्सिटी से डिटैच होना भी तय है। देखिए, दो चीजें इसके अंदर में पहले हम ये समझ लें कि इसमें एक एफिलिएटिव कैरेक्टर जो हमने ब्रिटिश लीगेसी को इतने लंबे समय से पाला हायर एजुकेशन के अंतर्गत, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उसको पहली बार टाटा बाय बाय करने का मन बनाया हुआ है। संलग्निक संदर्भों की बात ये शिक्षा नीति नहीं करती। इसके अंदर में तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज, जो आज देश के अंदर में सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका स्वरूप क्या होगा? उन्होंने कह दिया कि यूनिवर्सिटीज को हम कैटेगराइज करेंगे। पहली कैटेगरी वो होगी जो प्योरली रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, रिसर्च की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनका एक स्थल स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास इसके अंतर्गत बसा हुआ। दूसरा, जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी, आज हम दोनों को मिक्स करके चलते हैं, यहां उनके सेग्रीगेशन की बात की है। और तीसरा, वो ये कहते हैं कि इसके अलावा जो ऑटोनमस डिग्री कन्फरिंग इंस्टीट्यूशंस, ये तीन ही कैटेगरी इस नीति के अंतर्गत निर्धारित है। आज के जो सारे कॉलेजेस हैं, तकरीबन आज देश के अंतर्गत अगर हम देखें तो 13वीं पंचवार्षिक योजना के बाद देश में तकरीब 40,000 से अधिक का कॉलेजेस हैं। इस नीति के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि इन सारे कॉलेजेस का इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन करते हुए इन्हें 15,000 कॉलेजेस के अंतर्गत उनके एक समूह के तौर के ऊपर में उन्हें वर्कआउट किया जाएगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये कि डिसिप्लिन डिसइंटीग्रेशन या सेगमेंटेशन जो था, उसके अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। फ्लेक्सिबिलिटी इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये मेरी धारणा है। आज तक हम एजुकेशन को रिजिडिटी और सेगमेंटेशन में लेकर के चलते थे, यहां तक जाएंगे लेकिन यहां पर ये दर खत्म हो जाएगा, इसके आगे वो दरवाजा खुला होगा और उस दरवाजे पर दस्तक देने की इस दरवाजे पर खड़े हुए आदमी को इजाजत नहीं है। यहां पर डिसिप्लिन के इंटीग्रेशन की बात की है जी, उन सारे के अलाइनमेंट की बात की है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की है। और इन सारे अप्रोचेस के अंतर्गत मुख्य का जो मैंने अधोरेखांकित जो बिंदु है वो ये है कि जो रिजिडिटी ऑफ एजुकेशन थी उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, स्किल ओरिएंटेशन बढ़ेगा, उसकी व्यापकता और सर्वसमावेशकता के अंतर्गत निश्चित तौर पर एक रचनात्मक और पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की संभावना इसमें साफ झलकती है। जी सर, दो बातें यहाँ पर फिर आ जाती है। एक है नंबर 1 की फंडिंग का इशू आता है यहाँ पर, वो कैसे टैकल किया जाएगा या क्या प्लान्स है उसके लिए, नंबर ए। नंबर बी, ये जो एमफिल पीएचडी जैसे जो सब्जेक्ट या स्टडीज़ है उसको भी धीरे धीरे खदेड़ दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, एमफिल ये एक इंटरिम क्वालिफिकेशन था। आप मान करके चलिए कि अगर एजुकेशनल कॉन्टिन्यूम के अंतर्गत हम देखें
तो अड़चन हमारी क्या होती है, प्रचलित चीजों को हम एकदम जैसे बंदर अपने बच्चे को कलेजे से लगा करके चलता है, हम प्रचलित चीजों को अपने कलेजे से इस कदर लगा लेते हैं कि मानो बस अब हमारा यही जीवन है। देखिए, डॉक्टर डिग्रीज को कहीं किसी प्रकार के धक्के लगने की बात इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं है, परंतु एमफिल जो एक इंटरमीडिएट स्टेप था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1991 के पहले नेट सेट की एलिजिबिलिटी एमफिल के साथ जोड़ी गई थी, डॉक्टर डिग्री क्वालिफिकेशन के साथ नहीं जोड़ी गई थी। उसके बाद जब डॉक्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन आ गया और वो एलिजिबिलिटी का हिस्सा बन गया, तो एमफिल सतही तौर के ऊपर में एक इंटरिम क्वालिफिकेशन रह जाता है। आज भी वो चल रहा था, लेकिन अगर एमफिल का क्वालिफिकेशन हटा दिया जाता है, बिकॉज विच इज ऑलरेडी रिप्लेस्ड बाय, उस एलिजिबिलिटी को हटा करके पीएचडी के क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी का मैंडेटरी हिस्सा हो जाना एमफिल को वैसे भी औचित्यपूर्ण नहीं बनाता था, रिडंडेंट क्वालिफिकेशन हो गया था। अच्छा हुआ जो रिडंडेंसी थी उसको बिल्कुल एम्पुटेशन के माध्यम से कॉन्टिन्यूम से अलग कर दिया गया, ताकि अलाइनमेंट इजी और सरल हो गया। तो इसके मतलब इन चिंताओं को लेकर के ग्रसित होना कि ये निकाल दिया गया या ये जोड़ दिया गया, अलाइनमेंट की एक अच्छी प्रक्रिया पॉलिसी के अंतर्गत है, तो स्वागत आ गया। सर, आप स्वयं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हो और कई सारे बोर्ड्स और एडवाइजरी कमिटीज़ के आप चेयरमैन भी हो, तो मेडिकल एजुकेशन पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मेडिकल एजुकेशन के साथ में इस एजुकेशन पॉलिसी में औचित्यपूर्ण न्याय किया गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं 3 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरीके के टारगेट्स इसके अंदर में सेट हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने की पीरियोडिसिटी का जो इंडिकेशन है, उनको लेकर के मोडालिटीज का निश्चित रूप से इसके अंतर्गत अभाव है। उसका दिशा निर्देश भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिख नहीं पड़ता। इस पूरी नीति के अंतर्गत मुझे एक लैंग्वेज ट्रैप दिखाई देता है कि जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हम उलझने की संभावना है। 1900 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, इस धक्के को सह पाना उस समय की राजनीति को कठिन था, और इसलिए अब भी एक लैंग्वेज ट्रैप इस पूरी शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन किन्हीं कारणों से दिखाई पड़ता है, कदाचित हम 1954 से लेकर के 1960 के दशक के अंतर्गत उस धक्के को इसके अंतर्गत नए सिरे से कदाचित पुनर्जीवित करेंगे, ये संभावना इसके अंतर्गत दिख पड़ती है। तीसरा मुद्दा, फंडिंग का मुद्दा। फंडिंग का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एम्बिशियस टारगेट बना लें। एम्बिशियस टारगेट तब तक दार्शनिक रहते हैं जब तक उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था नहीं होगी। निश्चित तौर पर आपने एक नेशनल रिसर्च फंडिंग की बात की, स्तुत्य प्रयास है। ऑटोनॉमी को ऑगमेंट करने की बात की, स्तुत्य प्रयास है। नेशनल रेगुलेटरी फ्रेम टाइट बट राइट, इस आधार पर बात की, स्वीकार्य है। परंतु आपने ये कहा कि आने इंप्लीमेंटेशन से 10 साल के अंतर्गत पब्लिक एक्सपेंडिचर का 20% हिस्सा इन 10 सालों के अंतर्गत खर्च होगा। मैं आज भी जानना चाहता हूं, आज तक के सारे एजुकेशन कमीशन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस के हिस्सेदारी के अंतर्गत एलोकेशन हुआ करता था। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, 1952 के अंतर्गत राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि अगर एजुकेशन को दिशा के साथ अगर हम उसके उन्नयन का भाग अगर ध्यान में रखते हैं तो हमको 6% जीडीपी का एलोकेट करना होगा। आज भी हम आज तक नहीं कर पाए। पब्लिक फंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम dwindle करती गई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता गया, और आज भी इसके अंतर्गत फंडिंग का जो चित्रांकित रूप है वो निश्चित तौर के ऊपर में इट डज नॉट बिल्ड कॉन्फिडेंस। और मेडिकल एजुकेशन को लेकर के तो इसमें एक चिंता का यक्ष प्रश्न खड़ा है। इसके अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन को लेकर के वो एक मिक्सोपैथी का वातावरण निर्मित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्योर एजुकेशन की जगह ये पैथी का भी लर्निंग होगा, वो पैथी का भी लर्निंग होगा। ये एक जो हाइब्रिड लर्निंग की संकल्पना ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन में इस जो व्यक्त की गई है, ये हाइब्रिड मिक्सोपैथी का निर्माण करेगी। इसके अंतर्गत निश्चित तौर के ऊपर में कोर पैथी डाइल्यूट होगी, दोनों पैथियों का नुकसान होगा, और ये मिक्सोपैथी के अंतर्गत न तो इनके हुए न उनके हुए, किसके हम हो पाए ये हमें अंतिम तक पता नहीं चला। ये संभावनाएं मेडिकल एजुकेशन के साथ इसमें दिख पड़ती हैं। इसलिए इस चीज को लेकर मेरी स्पष्ट धारणा है, मेडिकल एजुकेशन का विद्यार्थी और मेडिकल एजुकेशन का 40 वर्षों से एक हिस्सा होने के कारण इस पर देश में एक व्यापक बहस की आवश्यकता है, और उसके बाद इस चीज को लेकर के किसी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है। ये मेरी स्पष्ट धारणा है। जी,
यहाँ फिर आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप और हम बैठे थे पिछली बार स्टूडियो में, चर्चा चल रही थी जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो की बात हो रही थी, और ऐसा खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेकर, इंजीनियरिंग कोर्सेज को लेकर, जहाँ सिर्फ 7% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी से हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं कि इससे शायद ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा? एंड वाई इंजीनियरिंग और मेडिकल, सभी फील्ड्स के कहिए। नहीं, सारे फील्ड्स के। देखिए, एक बात मैं निश्चित तौर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट इसके अंतर्गत जो एजुकेशनल एम्फेसिस की दृष्टि से आया है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य और कौशल्य कुशलता जो अब तक हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत एक आइडेंटिफाइड एंटिटी के रूप में नहीं थी, वो निश्चित तौर पर उस पर इसमें एम्फेसिस दिया गया है। और जब स्किल इनकल्केशन, स्किल कंसोलिडेशन और स्किल सर्टिफिकेशन ये एजुकेशनल प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है, तो जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो निश्चित तौर के ऊपर में क्वालिटी सेंट्रिक होता है, कौशल्यपूर्ण होता है। और जब वो कौशल्यपूर्ण होता है तो निश्चित तौर पर उसकी उपयोगिता अपने आप अधिक होती है, और उपयोगिता अधिक होती है तो एम्प्लॉयबिलिटी पर निश्चित रूप से एक नया अवाका और एक नया आयाम आपको दिख पड़ेगा। उस दृष्टि से इसमें निश्चित तौर पर पोषकता है, परंतु केवल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, यह एंटरप्रेन्योरेबिलिटी पर भी जोर देने वाली नीति का इसके अंतर्गत उल्लेख है। Therefore, I can say it is a judicious balance which is being evoked in terms of both employability as well as entrepreneurability, which I think is a very judicious mix. ये हाइब्रिड अच्छा है, पर मेडिकल एजुकेशन वाला हाइब्रिड निश्चित तौर पर मेरे जैसों के मन में घोर चिंता का एक सबब पैदा करता है। जी जी। सर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को भी मौका दिया कि वो आके यहाँ मर्ज हो सकते हैं, यहाँ अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं, और बात सेम फॉर इंडिया ऑल्सो, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना एजुकेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस एक्सचेंज के माध्यम से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, नंबर वन? और नंबर सेकंड कि जैसे ऑलरेडी इंडिया में रैट रेस है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी अगर आ जाए तो फिर वॉन्ट इट बिकम टफर? देखिए, एक चीज आप मान करके चलिए, हमने अगर एक निर्धारण ये किया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन बियॉन्ड एनी डिफरेंशिएशन एंड डिमार्केशंस, तो हमको जो घोष वाक्य हायर एजुकेशन की पॉलिसी में हमने लिया है कि एक एक्सेसिबिलिटी, दूसरा इक्विटी और तीसरा क्वालिटी। आप मान करके चलिए कि जब तक एजुकेशन पब्लिक फंडेड नहीं होगा, देश की वर्तमान सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के अंतर्गत वो कभी भी इक्विटेबल नहीं होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपके यहां चैरिटी के लिए नहीं आने वाली हैं, वो स्पर्धा के लिए आने वाली हैं, और स्पर्धा जो होगी वो कॉस्ट बेस्ड होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन दोनों पहलुओं पर आपको विचार करना अनिवार्य है। एजुकेशन अब गलियारों के अंतर्गत की पृष्ठभूमि का नहीं रह गया। दुनिया आज एब्सोल्युटली यूनिटरी विलेज के रूप में खड़ी है। अब एजुकेशन फॉर इंडिया इज नॉट एजुकेशन फॉर इंडिया, एजुकेशन फॉर इंडिया इज एजुकेशन फॉर ग्लोब, एंड ग्लोबल एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर इंडिया। दैट इज द डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और इसलिए हम ये कहें कि हम अलहदा होकर के चलेंगे, ये संभव नहीं है। हमें दुनिया के साथ चलना होगा, और दुनिया के अंतर्गत की जो निश्चित तौर के ऊपर में अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं उनको प्रवेश देना होगा, और हमें वहां पर प्रवेश पाना होगा। This exchange is definitely going to generate quality, and it will add to the augmentation of quality, add to the augmentation of newness, and add to the enhancement of the quality centricity of the process of education. लेकिन आपका मुद्दा सही है, इसके अंतर्गत कल तक जो कास्ट बेस्ड एजुकेशन के मातहत एक विपरीत निश्चित तौर पर दुष्परिणाम थे, अब कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन कदाचित उसी मार्ग को फिर से पुनरुज्जीवित कर देगा। इसीलिए जो फिर मैं कहता हूं कि किसी सामान्य गरीब का बेटा यही पूछेगा कि क्या बदला है। सही कहा आपने। आज कॉस्ट के नाम पर बार्ड हूं। इन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं जुडिशियस बैलेंस, और उसका केवल एकमात्र आंसर है, अगर हम एजुकेशन में इक्विटी चाहते हैं तो पब्लिक फंडेड एजुकेशन ही उसका आंसर है। अगर पब्लिक फंडिंग एजुकेशन की जिस तरीके से ड्विंडल हुई है, और अगर वही होती रहेगी, तो आप मान करके चलिए कॉस्ट विल बी द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर, और तब जिसे हम मिशन कहते थे वो मिशन नहीं, वो निश्चित तौर के ऊपर में व्यापार बन जाएगा।
जी सर, यहाँ फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपने जैसे ग्लोबल विलेज की बात कही कि ये इंडिया को भी इसमें कोऑपरेट करना है, वो ठीक है, लेकिन जैसे इंडिया को एक इंटरनेशनल एजुकेशन हब के रूप में या सुपर पावर के रूप में उभरता हुआ देखना चाहते हैं, ये ड्रीम्स कहाँ तक सही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, देखिए, ये ऐसा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो बात कही थी, अगर हम उस संकेत को समझेंगे और उस दृष्टि से अगर हमारा नियोजन होगा तो ये संभव है। उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी कि अगर हम 21वीं सदी के दुनिया के गुरु हैं, तो हम गुरु क्यों हैं? हमारी आर्थिक ताकत के कारण हम गुरु नहीं होंगे, हम सुपर पावर आर्थिक ताकत के कारण नहीं होंगे, हम मिलिट्री पावर के कारण आर्थिक दुनिया की ताकत नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन जो आने वाले 40 साल तक हमारे पास है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं रहेगी। और इस यंग पॉपुलेशन को अगर हम प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन के माध्यम से बदलेंगे, तो ये हमारी ताकत होगी और ये हमें दुनिया में सुपर पावर बनाने का काम करेगी। लेकिन इनपुट मेरे पास है और आउटपुट की संभावना है हम तलाश कर रहे हैं, पर अगर थ्रूपुट तैयार नहीं होगा तो इनपुट आधा अधूरा रह जाएगा, थ्रूपुट बिखरा हुआ होगा, आउटपुट कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको अगर आउटपुट चाहिए तो इस इनपुट को आपको योग्य थ्रूपुट देना अनिवार्य है। कॉम्प्रोमाइज थ्रूपुट से कभी भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। इस संकेत को हमें बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना होगा। इसीलिए पब्लिक फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन एंड डेफिनेटली उस समय जो 6% ऑफ जीडीपी की बात की थी, अब तो वातावरण बदला है, उसमें ऑगमेंटेशन की आवश्यकता है। दैट इज द रियल इसेंस। और विद प्लान्ड इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट, आज आईसीटी को लेकर के इतनी बड़ी वर्चुअल एजुकेशन की हम बात करने पर मुखातिब हैं, पर आज भी हिंदुस्तान में अनेक डिवाइड्स हैं। और शर्मा जी, डिजिटल डिवाइड ये हिंदुस्तान का आज अभिशाप हमें दिख रहा है जी। हिंदुस्तान डिजिटली डिवाइडेड है। इस डिजिटल डिवाइड को आप कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? मतलब क्या हम ये कह करके चाहेंगे कि ये आईसीटी जनरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी है, इसका एचआरडी से क्या लेना देना? ये नहीं चलेगा। हमको इंटीग्रेट होकर के फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म के साथ डिलीजेंट पब्लिक फंडिंग के एलोकेशन के तहत अगर हम इन दिशा निर्देशों के साथ आगे चलेंगे तो ये पॉलिसी पोषक होगी। वरना हर पॉलिसी के अंतर्गत आइडियलिज्म रहा, लेकिन रियलिज्म के अंतर्गत वो आधी अधूरी और अधकचरी साबित हुई हैं। इसलिए नहीं कि पॉलिसीज बुरी थी, इसलिए कि हमने उनके इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत व्यापकता के साथ कोताही की। इसके हाइलाइट्स देख रहा था सर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसमें कहा गया कि मॉरल एजुकेशन को जरा, मैं दरकिनार तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको एम्फेसिस नहीं दिया गया। तो एक अच्छे सोसाइटी के लिए मॉरल एजुकेशन होना भी ज़रूरी है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मॉरल एजुकेशन का ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट जो हमारे समय में था और एक लंबे समय तक इस देश के अंतर्गत चला, इसके परिवर्तित रूप को हमको समझना होगा। जो लोग ये मान करके चलते हैं कि मॉरल कॉन्टेक्स्ट हट गया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वो कदाचित पाठ्यक्रम कैसे बनते हैं इसकी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की अब प्रक्रिया के 3 हिस्से हैं, जिसके अंतर्गत एक कॉग्निटिव डोमेन है जो ज्ञान संवर्धक है, एक साइकोमोटर डोमेन है जो स्किल संवर्धक है, परंतु एक अफेक्टिव डोमेन है जो बिहेवियर संदर्भ का है। अब तो पूरे स्ट्रक्चर्ड करिकुलम में मोरालिटी, एथिकलिटी, वैल्यू बेसिस ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम होगा, जो इवन पार्ट ऑफ असेसमेंट होगा, जिसको हम जिस रूब्रिक को हम कहते हैं कि इट विल बी अ 3-डायमेंशनल करिकुलम हैविंग अ डेफिनेटिव कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इट विल बी एन इंटीग्रेशन ऑफ द 3। और हिंदुस्तान की परिभाषाओं के अंतर्गत तो साहब त्रिवेणी ही सबसे अधिक कल्याणकारी होती है, क्योंकि त्रिवेणी ही देश के अंतर्गत पवित्र के निर्माण का प्रारंभिक कारण बनी और इस करिकुलम में भी वो त्रिवेणी समाहित है जी सर, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें अगर हम, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे अडेप्ट करेंगे आने वाले समय में? देखिए, किसी भी आप मान करके चलिए कि अगर हम एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, तो हमें उनको पीरियोडिकली अपडेट करना इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ये आवश्यक होगा। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज 1986 की पॉलिसी का जो क्रिएशन थे, ये उसी का स्वरूप थे। मैं इसको एक कॉमन रूब्रिक में डालता हूं कि इफ ट्रेनिंग इज टू बी इम्पार्टेड बाय द ट्रेनर्स टू द ट्रेनीज, देन ट्रेनर्स हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट पर्पस।
ये वन टाइम अफेयर नहीं है। देयरफॉर ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, कोट अनकोट, ये किसी भी एजुकेशन के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। और इसकी केवल इंडिविजुअल व्यवस्था से गुजारा नहीं होगा, इसकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था, ये हमको इस पॉलिसी के क्रियान्वयन और टीचरों के अपडेट, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से ये निश्चित तौर के ऊपर में, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, स्टेट स्तर पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका निरूपण इसके अंतर्गत किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उसका उल्लेख है, ये पॉजिटिव उल्लेख है। और इसके क्रियान्वयन की मशीनरी अगर हम खड़ी कर पाए तो इसके निश्चित तौर पर फायदेमंद परिणाम हमें आपको अल्पकाल के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जी सर, एक सवाल ये भी पूछना था मुझे कि जैसे ये एक आजकल एजुकेशन इन दिनों में कॉन्करेंट सब्जेक्ट हो गया, पहले एक स्टेट सब्जेक्ट होता था, बाद में सेंट्रल हो गया, अभी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट को जब फंडिंग का सवाल आता है तो स्टेट और सेंटर का क्या रेशियो रहेगा, क्या हिस्सा रहेगा? देखिए, ये तो पॉलिसी निर्धारण होगा, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट दोनों की जिम्मेदारी है। परंतु आप मान करके चलिए, देखिए इस पॉलिसी का इम्बैलेंस कहां है, मैं आपने अच्छा किया इस मुद्दे को रेज किया तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं। ये पॉलिसी निर्धारित करती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, अच्छी बात है। ये पॉलिसी ये कहती है कि नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन होगा, अच्छी बात है। ये पॉलिसी ये कहती है कि नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। अब मुझे बताइए, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंतर्गत इन सारी चीजों की गुंजाइश कैसे हो सकती है? अगर सेंट्रल सब्जेक्ट एजुकेशन होता तो मैं समझ सकता था। तो देयरफॉर इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा भी मुझे दिख पड़ता है। फेडरलिज्म ये कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत स्टेट और सेंटर फेडरलिज्म के तहत कैसे जुड़ेंगे, संविधान ने डिफाइन किया, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। सेंट्रल सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, स्टेट सब्जेक्ट स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में होंगे और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट दोनों की जिम्मेदारी होंगी। आप मान करके चलिए कि ये रेशो इस देश के अंतर्गत कभी भी 50:50 बेसिस पे नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्टेट के रिसोर्सेस, और जब हमने वन नेशन वन टैक्स वन मोडालिटी की बात कर दी, तो अब ये कहना कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इवन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ मैटर्स, एक दृष्टि से रिडंडेंट हो जाती है। ये तो निश्चित तौर के ऊपर में आपको रिसोर्स एलोकेशन का बैलेंस एक नेशनल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत करना होगा, जिसमें आज मुझे बताइए, जीएसटी के लिए आपने जीएसटी काउंसिल बनाई ना, उस आधार के ऊपर में आप जीएसटी काउंसिल से जीएसटी के टैक्सेशन की मोडालिटी कर रहे हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की मैकेनिज्म इसी तरीके की ऑन सिमिलर लाइंस आप कह रहे हैं। रिसोर्स कंट्रीब्यूशन एंड प्रोपोर्शनेट रिसोर्स एलोकेशन, ये प्रिंसिपल को लेकर के आप चलेंगे, एक अच्छा मॉडल है। इस मॉडल को एजुकेशन के अंतर्गत अगर हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी हमने एजुकेशनल सेस तो लगाया ही हुआ है ना टैक्सेशन में। जी सर, समय होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि क्या टीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते करते, क्योंकि 2040 तक का टाइम दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने में कम्प्लीटली, तो आपको इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स क्या लगते हैं सर? देखिए, किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को आप एक मुश्त नहीं कर सकते, वास्तविकता है। इसलिए आपको इसे फेजिक इंप्लीमेंटेशन का इसका प्लान बनाना होगा, और इस फेजिक इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत फेजेस में प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगा, इसको लेकर के निश्चित तौर के ऊपर में एक बृहत डॉक्यूमेंट बनना अनिवार्य है। पॉलिसी सतही तौर पर पढ़ी जाए तो अत्यंत आनंददायी पॉलिसी है कि निश्चित तौर पर जी बहुत आसान है, किसी की जन्म कुंडली बनाना और ग्रहों को बसाना अगर मेरे हाथ में है तो आप कह दीजिए मैं बसा दूंगा, परंतु उनके परिणाम के लिए उनका निर्धारण, उनका नियोजन और उनका क्रियान्वयन ये महत्वपूर्ण है। हमारी किसी पॉलिसी को हम आदर्श नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते, पर पॉलिसी के पिटफॉल्स उसके क्रियान्वयन के अंतर्गत रहे, और हमारी इंप्लीमेंटेशन की जो मशीनरी और मशीनेशन है वो निश्चित तौर पर उनमें एक इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश है और आवश्यकता है। इसलिए मैं तीन चीजों पर, किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन अगर उनका फेजिक इंप्लीमेंटेशन विथ एम्फसिस ऑन प्रायोरिटाइजेशन, अगर इसको लेकर के उसके साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन, मैन पावर जनरेशन एंड साइमल्टेनियसली फंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोपोगेशन, इस ट्रिनिटी को लेकर के अगर प्लान किया जाए, इंक्लूडिंग जुडिशियस यूज ऑफ
टेक्नोलॉजी which is the rule of the day incorporated therein, निश्चित तौर के ऊपर में there can be a way forward, there can be an action plan, and there can be absolutely a blueprint which could be readied on that count. And in spite of the teething problem, हम सफल होंगे या नहीं सफल होंगे शर्मा जी, ये चिंता का नहीं चिंतन का विषय है, पर हमें सफल होना चाहिए। ये आशावाद आज इस देश के अंतर्गत हमें और आपको रखना होगा, और उस आशावाद के तहत all the operators, all the planners, they need to be responsibly accountable for actualizing this with public participation therein. जी, let us take a step towards such things. और सर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि इसको HRD मिनिस्ट्री से एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाने में क्या एक औचित्य था, क्योंकि शैक्षणिक अवार्ड से नहीं, काम तो आप कर ही रहे हो। नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि देयर इज समथिंग इन द नेम। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माता पिता ने मेरा नाम वेद प्रकाश रखा, वो कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन नाम के अंतर्गत भी कुछ न कुछ आपकी जिम्मेदारी के निभाने के गुण नाम में होते हैं, जिसके तहत आपको उसे निभाना पड़ता है। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहूंगा, वी स्टार्टेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद इस मिनिस्ट्री के एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए इस पॉलिसी ने जो वो ओरिजिनल मिनिस्ट्री का नाम था जो हर लिया गया था, आज नए सिरे से उसे वरा जा रहा है, आनंद का विषय है। Therefore, there is in everything में Shakespeare is right. What is in the name? Rose by any name. मैं कहता हूँ नहीं. There is something in the name, because name is the depiction of what it specifically in terms of its core essence is. Therefore, naming it as a Ministry of Education, we as educationists feel कि हमारी मिनिस्ट्री है जी, हम इसके अविभाज्य अंग हैं, ये हमारे लिए मिनिस्ट्री है। And therefore, I welcome the suggestion of this nomenclature. It is a right decision that we have reverted back to where we started from. जी, so we end on a positive note and उम्मीद करते हैं कि this works as a successful inhibitor to all of us. Thank you so much, sir, for coming on this show. It was a pleasure talking. हम निश्चित तौर पर कामयाब होंगे और हमें कामयाब होना होगा देश और जगत के हित में। बिल्कुल सर, thank you so much.